आखिरकार जिसका डर था इजराइल में वही हो रहा है। इजराइल में मची हुई है हलचल और इन सब के पीछे इजराइल की नई छवि निकल कर आ रही है सामने। एकदम सीधे सीधे इजराइल में ऐलान कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब वियतनाम को चीनी सेना का काल देने का भारत ने अब वियतनामी सेना को चीनी सेना का काल दिया। जानेंगे भारत वियतनाम में अब कौन सा बड़ा खेल कर रहा है जिससे कि चीनी वायुसेना पूरी तरीके से तबाह हो सकती है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जिस दिन ये ऐलान हुआ था ना कि नई गवर्नमेंट जो इजराइल में बन रही है इसमें नेतन्याहू के साथ साथ ये शख्स भी शामिल होगा, यानी कि इतमार बेन गिवर, तभी समझ में आ गया था कि यहाँ पर हालात होने वाले हैं बहुत कड़े और फिलिस्तीन के लिए बहुत मुश्किल खड़ी होने वाली है। न सिर्फ फिलिस्तीन बल्कि दुनिया के लिए भी, क्योंकि ये एकदम से दुनिया के उन देशों के लिए भी जो इजराइल के खिलाफ रहते हैं, क्योंकि इनकी सोच ही एकदम से अलग है। इस वक्त जैसी आशंका थी बेंजामिन नेतन्याहू के प्रधानमंत्री बनते ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का तनाव काफी बढ़ गया है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गिवर ने अब एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सबसे पहले तो इन्होंने अपने आप को सुर्खियों में तब लाया जब ये पहुंच गए थे अल अक्सा मस्जिद में, और यहाँ ये अल अक्सा मस्जिद में ये पहुंचे और पहुंचने के बाद दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने विरोध करना शुरू कर दिया। दुनिया भर के देशों ने कहना शुरू कर दिया आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब, पाकिस्तान सब ने धमकी देना शुरू कर दिया, ये गलत है, ये गलत है। पर समझिए एक सुर्खी होने के बाद इस शख्स ने बड़ा फैसला लिया और इन्होंने कह दिया कि अब इजराइल में जो भी फलस्तीनी हैं वो फलस्तीन का झंडा नहीं फहराएंगे। अब ये सब हुआ कैसे तो आपको बता दें, दरअसल ये सब घटना के पीछे एक बड़ी घटना जिम्मेदार है। पिछले हफ्ते एक फलस्तीनी कैदी को रिहा किया गया। जब इजराइल की जेल ने इसे रिहा किया तो उसके गांव में स्वागत के लिए जगह जगह फलस्तीनी झंडे लगाए गए। उस कैदी पर 40 साल पहले एक इजरायली सैनिक की हत्या करने का दोष था। उसके स्वागत को देखकर बेन गिवर ने ये फैसला लिया और कहा कि कानून तोड़ने वाले आतंकवादियों को झंडे फहराने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वैसे आपको बता दें, जो लोग बेन गिवर के बारे में नहीं जानते हैं वो जान ले। इजराइल में एक अति राष्ट्रवादी नेता होते थे मीर कुहान, जिन्हें कुहानिस्ट विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है। और कुहानिस्ट विचारधारा का क्या मानना है? इनका मानना है कि इजराइल में गैर यहूदियों को, यानी जो यहूदी नहीं है, उनको मतदान का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। कुहानी संगठन अरबी तथा मुसलमानों को यहूदी समुदाय और इजराइल के दुश्मन के रूप में देखती है। हालांकि कहानी संगठन को 1994 में इजराइल में प्रतिबंधित कर दिया गया था, जब इसके एक समर्थक बारूक गोल्डस्टीन ने 29 मुस्लिमों की हत्या कर दी थी। बेन गिवर बारूक के बड़े फैन हैं और उसकी तस्वीर घर में टांग कर रखते हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेन गिवर किस तरीके से सोचते हैं। और अब बेन गिवर ने सीधे सीधे ये कह दिया है कि हमारे देश में फलस्तीन का झंडा नहीं फहरेगा। खैर, इजराइल में ये सब कुछ होना एक बार को कई इजराइल विरोधी देशों को झकझोर के रख देगा और ऐसे हालात भी बन सकते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन के बीच का ये विवाद काफी बड़ा हो जाए। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 2014 में जब भारत में नई सरकार बनी ना, तो इस नई सरकार ने अपनी नीति को बदला और इस नई सरकार ने एक नई नीति लाई और इस नीति का नाम था इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी ईस्ट की तरफ हमें ध्यान देना है, पूर्व की तरफ हमें ध्यान देना है। और सबसे पहले भारत ने वियतनाम के साथ रिश्ते मजबूत करने शुरू कर दिए। भारत के रक्षा मंत्री वियतनाम भी पहुंचे। दोनों के बीच कई क्षेत्र में साझेदारियां भी बढ़ी। यहाँ तक कि अब तो ये बात भी हो रही है कि भारत और वियतनाम के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो, जिससे कि दोनों देशों के बीच और भी ज्यादा मजबूती आए। और ऐसे
माने तो मार्केट शेयर के मामले में वियतनाम भी भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। जैसे कि एप्पल की फैक्ट्रियां भारत में लग रही हैं, तो वहीं एप्पल का मैकबुक बन रहा है वियतनाम में। दोनों इस वक्त ऐसे देश बन गए हैं, जब चाइना +1 को देखा जाता है ना, तो या तो वियतनाम को दुनिया के देश चुन रहे हैं या फिर भारत को। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे उद्योग हैं जिसमें वियतनाम भारत को चैलेंज भी कर रहा है। जैसे कि एक बड़ा उद्योग है हमारा मेडिसिन का, जो दुनिया भर में फैला है। वहां पर देखने को मिल रहा है कि वियतनाम भारत को कंपटीशन दे रहा है, पर इसके बावजूद हम वियतनाम के साथ डिफेंस के रिश्ते और ज्यादा मजबूत रखना चाह रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? व्यापार में चैलेंज मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। हम भी अगर अपने वातावरण को, अपने यहाँ देश में काम करने की चीजों को ठीक करेंगे तो दुनिया के देश आएंगे यहाँ पर, क्योंकि मैन पावर के मामले में भारत एक बहुत बड़ा देश है और दुनिया मैन पावर को लेकर ही चाइना के पास गई थी। पर जहाँ तक डिफेंस की बात है, ये जो इलाका देख रहे हैं, यहाँ वियतनाम एक छोटा सा देश है और चाइना एक काफी बड़ा देश है। वियतनाम और चाइना के बीच बिल्कुल भी बनती नहीं है, यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये यहाँ पर एकदम से सिद्ध होता है। वियतनाम और भारत के बीच व्यापार के लिए जहां बात हो रही है तो हो ही रही है, पर अब डिफेंस को लेकर भी दोनों देश आगे आ रहे हैं। 2014 में जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई गई थी, उसका क्या फायदा हुआ आपको बता दें। 2016 में वियतनाम से भारत में पर्यटक आते थे मात्र 82,000 और 2019 तक इसकी संख्या बढ़ गई, डबल हो गई 1,69,000। भारत और वियतनाम के कई शहरों को जोड़ा गया है डायरेक्ट, ताकि दोनों देशों के बीच दोस्ती भी बढ़े और एक दूसरे में आने जाने में भी सुविधा हो। अब इनके तहत भारत ने डिफेंस में भी समझौते करने शुरू कर दिए हैं। 2022 में वियतनाम ने एक डिफेंस एक्सपो आयोजित किया था और इस एक्सपो की ये कुछ तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। इसमें रूस से लेकर अमेरिका से लेकर सारे लगभग देशों ने जो हथियार के व्यापार में है यहाँ पहुँचे थे। इनकी मिसाइलें रखी गई थी इस एक्सपो में। पर यहाँ पर एक ऐसा कोना था जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भी थी और यहाँ से भारत को मिल रही है बड़ी सफलता, और ये था ब्रह्मोस का कोना, जहाँ ब्रह्मोस के साथ साथ आपको एक छोटी सी हेलिना के नीचे साव मिसाइल दिख रहा होगा, SAA, और इधर बाकी का हिस्सा छिप गया है। ये वो मिसाइल है जो वियतनाम लेने जा रहा है भारत से, और इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि किसी भी वायुसेना के उड़ने से पहले उनके बंकर, उनके एयरफील्ड को ही तबाह कर देना। एंटी फील्ड मिसाइल ब्रह्मोस के साथ साथ वियतनाम साव को लेकर भी अब बात कर रहा है। ऐसे क्या भारत ये 2 मिसाइलें देकर वियतनाम को ठीक कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।